Good morning students, welcome the class of Trishul Defense Academy. Today we study about the modern history. Our topic is Revolution of 1857. चलिए बात करते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम या स्ट्रगल ऑफ द 1857 इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों था, ये सोचने वाली बात है। इस स्ट्रगल का इंडिया के लिए पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस एंड अदर स्टेजेस में अलग अलग इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। अगर हम टोटल इफ़ेक्ट की बात करें, पूरी तरह से परिवर्तन की बात करें, तो 1857 का जो स्ट्रगल है वो हमारे देश के संदर्भ में पूरी तरह से एक चेंजेबल एटमॉस्फेयर को जनरेट करता है। बात करते हैं एक आइडेंटिटी की। 1857 की आइडेंटिटी क्या थी, तो इसके 4 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक्स है निर्णायक मोड़, यानी 1857 का जो रेवोल्यूशन था वो एक टर्निंग पॉइंट के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब अगर टर्निंग पॉइंट की बात करें तो 1857 का स्ट्रगल एक टर्निंग पॉइंट क्यों था? 1857 का स्ट्रगल एक टर्निंग पॉइंट इसलिए था क्योंकि जो 1857 का समय है वो पूरी तरह से ऑटोक्रेसी पर डिपेंड था, यानी पूरी तरह से वहाँ राजशाही लागू थी। जो मुग़ल एम्पायर था, मुग़ल एम्पायर इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर था और सबसे स्ट्रांग एम्पायर माना जाता था। इसका एक गोल्डन पीरियड रहा था फ्रॉम अकबर टू शाहजहां। औरंगज़ेब के समय में इसकी उन्नति अपने चरमोत्कर्ष पर थी और औरंगज़ेब के समय में ही मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइनेशन शुरू हुआ। तो और 1857 तक आते आते मुग़ल एम्पायर इतना वीक हो गया कि जो भी बिजनेस पावर्स थे उन बिजनेस पावर्स ने इंडिया में कंट्रोल करने की सिचुएशन शुरू कर दी। अब जब ये सिचुएशन शुरू हुई तो ये अपने आप में एक न्यू मेथड था और एक नई आइडेंटिटी थी कि अब इंडिया का टोटल एटमॉस्फेयर चेंज होने वाला है। इंडिया की उस समय सबसे बड़ी बिजनेस पावर जो थी वो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे, और इन अंग्रेज़ों ने अपने आप को भारत में इस्टेब्लिश किया था व्यापारियों के रूप में। वो बिजनेस ट्रेडर्स के रूप में भारत आए थे और 1813 तक उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो इंडिया में बिजनेस करने के साथ साथ इंडिया के रूल्स ऑफ रेगुलेशंस को भी कंट्रोल करेंगे और पूरी तरह से सक्सेशन ऑफ द मुग़ल एम्पायर का उन्होंने दावा प्रस्तुत कर दिया। निर्णायक मोड़ इसलिए भी है क्योंकि ये एज अपने आप में एक चेंजेबल एज था जिसने इंडिया को मेडिवल हिस्ट्री से निकाल करके पूरी तरह से मॉडर्न वर्ल्ड में एस्टेब्लिश्ड करने का काम किया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है कि मध्यकाल से आधुनिक विश्व की ओर, फ्रॉम मेडिवल पीरियड टू मॉडर्न पीरियड। 1857 का जो स्ट्रगल है वो कई मायनों में खास रहा है। 1857 की टाइमिंग जो थी उसके पहले अगर हम भारत में देखते हैं तो उस समय
मुगल एम्पायर कमज़ोर हो रहा था और धीरे धीरे क्षेत्रीय या रीजनल्स रॉयल फैमिलीज़ स्ट्रांग हो रही थीं। उसमें सबसे स्ट्रांग लीड मराठों की थी और सिखों की थी। मराठा और सिख जो अपने आप में एक स्ट्रांग रॉयल फैमिलीज़ के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला करने की कोशिश तो की, लेकिन वो फेल्योर रहे क्योंकि उनके बीच में आपस में ही यूनिटी नहीं थी। तो इस तरह से जो 1857 का रिवोल्ट था वो मध्यकाल से आधुनिक विश्व की ओर भारत को ले जाने वाला साबित हुआ और ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि अब ऑटोक्रेसी इंडिया में बीते समय की बात हो जाएगी और इंडिया या भारतवर्ष एक नए युग में प्रवेश करेगा। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का जो डिवाइडेशन है वो पूरी तरह से समाप्त होगा, पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉयड होगा और एक इंडियन यूनियन, एक पावरफुल रूलिंग के अंडर में इंडिया पूरी तरह से एक स्ट्रांग लीड के रूप में उभर करके सामने आएगा। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है 1857 का जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, उसका तीसरा पॉइंट है कि ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव की ओर संकेत करता है। 1857 का जो रिवोल्ट है वो एक पॉलिटिकल चेंज की ओर इशारा करता है। पॉलिटिकल चेंज, एक ऐसा पॉलिटिकल चेंज जिसने पूरी रूलिंग सिस्टम को ही चेंज करने का काम किया। 1857 के पहले रॉयल फैमिलीज़ रही हों, किंग्स रहे हों, नवाब्स रहे हों और सूबेदार रहे हों, उन्होंने अपने अपने स्टेटस पर फ्री मोनार्की के रूप में काम करना स्वीकार किया था और ये एक जनरल एटमॉस्फेयर था। लेकिन जो 1857 का रिवोल्ट था वो इस व्यवस्था को ख़त्म करने की ओर बढ़ाया गया एक कदम था। जो 1857 में इंडियन पार्टीज़ थीं, जो भारतीय लोग थे, वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे थे, अपनी ऑटोक्रेसी को बचाने का प्रयास कर रहे थे और अंग्रेज़ जो कि इंडिया पर रूलिंग करने के साथ साथ यहाँ एक नई अरेंजमेंट या एक नई व्यवस्था देने के पक्ष में थे, जो कि भारतवर्ष के लिए पूरी तरह से एक नया सिस्टम होता, न्यू अरेंजमेंट होता। और इसीलिए ये पूरी तरह से राजनीतिक बदलाव की ओर संकेत करता है। सामाजिक बदलाव भी इस समय देखने को मिल रहे थे। 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसके पीछे कारण थे कि 1857 के रिवोल्ट के पहले इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में कई सारी बुराइयां मौजूद थीं, जैसे कि सती सिस्टम था, जैसे कि चाइल्ड मैरिज थी, जैसे कि जो गर्ल्स चाइल्ड थीं उनको बचपन में ही मार दिया जाता था और बहुविवाह जैसी कुरीतियां भी प्रचलित थीं। विधवाओं की स्थिति तो इतनी दयनीय थी कि वो जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना ज़्यादा उचित समझती थीं। उनके लिए मर जाना सरल होता था, जिंदा रहना बड़ा कठिन होता था। बचपन में ही छोटी छोटी बच्चियों का विवाह बड़े बड़े और यहाँ तक कि बूढ़े व्यक्तियों से करा दिया जाता था, जो कि अपने आप में एक सोशल इवल के रूप में एक सामान्य सी बात थी। अब ये सामाजिक कुरीतियाँ अपने आप में इंडिया को एक पिछड़े हुए देश के रूप में रिप्रेजेंट कर रही थीं और ये जो पिछड़ापन था ये अपने आप में सोचने वाली बात थी और इस व्यवस्था को बदलने का काम अंग्रेज़ों ने किया, जिसका कि भारत में जो सामाजिक वर्ग का नेतृत्व करने वाले लोग थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने विरोध किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पर्सनल बेनिफिट्स इससे पूरी तरह से अफेक्टेड हो रहे थे।
इसके बाद आर्थिक बदलाव की ओर भी संकेत मिलता है। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसके पहले हम देखते हैं कि इंडिया में अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम था। दिल्ली सल्तनत का अलग इकोनॉमिक सिस्टम था, फिर मुग़ल एम्पायर का अपना अलग इकोनॉमिक सिस्टम आया, साउथ इंडिया का अपना अलग इकोनॉमिक सिस्टम था, और जो टैक्सेस थे वो डिफरेंट थे। यहाँ तक कि मॉनेटरी वैल्यू भी, यानी मुद्रा का मूल्य भी अपने आप में पूरी तरह से सेम नहीं होता था, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता था। 1857 का जो रिवोल्ट आया उसने काफ़ी कुछ इकोनॉमिक्स चेंजेस किए। सबसे बड़ा इकोनॉमिक चेंज ये हुआ कि 1857 का जो रिवोल्ट था उसने पूरे भारतवर्ष में या ऑल ओवर इंडिया उसने पूरी एक इकोनॉमी को जनरेट किया और संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक ही वित्तीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। फर्स्ट स्टेप था ये इस बात का कि इंडिया अब यूनाइट होने की ओर आगे बढ़ चला है। इसके बाद चौथा जो 1857 का जो चौथा आइडेंटिफिकेशन था वो था पुरानी और नवीन व्यवस्था के बीच उठने वाला संघर्ष। 1857 का जो रिवोल्ट था वो क्लियरली हम देखते हैं कि इंडियन मोनार्कीज़ और वेस्टर्न कल्चर के बीच में एक स्ट्रगल था, और इस स्ट्रगल ने अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि कोई भी कह सकता है कि ये पुरानी व्यवस्था और नवीन व्यवस्था इन दोनों के बीच में होने वाला एक संघर्ष है, जिसमें नवीन व्यवस्था अपनी विशेषताओं के कारण जीतती है और पुरानी व्यवस्था अपनी कमज़ोर पड़ती धारणाओं के साथ पराजित होती है, पराभूत होती है। और इस तरह से जो ये पराभव था, ये पराभव अपने आप में इंडिया के लिए एक न्यू पीरियड ऑफ टाइम लेकर के आया। ये न्यू पीरियड ऑफ टाइम अपने आप में एक चेंजेबल सीक्वेंस था, एक इंडिकेशन था इस बात की ओर कि भारतवर्ष अब केवल ईस्ट का ही एक देश बनकर के नहीं रह जाएगा, पूर्व का ही एक देश बनकर के नहीं रह जाएगा, बल्कि वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम और वेस्टर्न इकोनॉमिकल सिस्टम के इफेक्ट को अपने अंदर धारण करेगा। क्योंकि इंडिया की एक पुरानी स्पेशलिटी है जो एंशिएंट टाइम से ही देखने को मिलती है कि इंडिया ने हर नई चीज़ को एडॉप्ट करना सीखा था। तो इसलिए जब इंडिया को ब्रिटिश कल्चर के रूप में एक नया एटमॉस्फेयर मिला, तो उस एटमॉस्फेयर को एडॉप्ट करने वालों की संख्या भी कम नहीं हुई, बल्कि उन्होंने पुरानी व्यवस्था को छोड़कर, जो कि पूरी तरह से आधारहीन व्यवस्था थी, पुरानी व्यवस्था छूटी क्योंकि वह पूरी तरह से बेसलेस व्यवस्था थी, पूरी तरह से उसका आधार खत्म हो चुका था, और आधार था तो किसी को पता भी नहीं था कि कोई आधार है। तो इस तरह से जो बेसलेस अरेंजमेंट था, वो बेसलेस अरेंजमेंट टोटली नकार दिया गया और सोसाइटी ने न्यू कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1857 का जो इफेक्ट है, जो 1857 की आइडेंटिटी है, वो निर्णायक मोड़ के रूप में दिखाई देती है। मध्यकाल से आधुनिक विश्व की ओर भारत को ले जाने वाली होती है और भारत में बदलाव के संकेत मिलते हैं। ये बदलाव के संकेत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों रूपों में हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ जो पुरानी व्यवस्था होती है, उस पुरानी व्यवस्था को बदल करके नई व्यवस्था को स्थापित करने का एक निरंतर चलने वाला कार्यक्रम उस समय शुरू होता है। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, उसके पीछे कारण क्या थे? What was the reasons of the struggle related
1857। सबसे पहले बात करते हैं विद्रोह के कारणों की। फर्स्टली वी टॉक अबाउट द रीजंस ऑफ द रिवोल्ट। पहला जो रीज़न है वो पॉलिटिकल रीज़न है। पहला जो कारण है वो अपने आप में राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण के बाद रिवोल्ट का प्रशासनिक कारण भी था, उसके बाद रिवोल्ट के आर्थिक कारण भी थे, चौथा कारण रिवोल्ट का धार्मिक कारण था, पांचवा सैनिक कारण था और उसके बाद तात्कालिक कारण की हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं राजनीतिक कारण की। व्हाट वाज द पॉलिटिकल रीजन ऑफ द रिवोल्ट रिलेटेड 1857। जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम बात करते हैं राजनीतिक कारण की, तो सबसे पहला जो राजनीतिक कारण हमें दिखाई देता है वो है उस समय भारत में जितने भी राजा थे या भारत में जितने भी रॉयल फैमिलीज थीं, उनके पास अपनी कोई स्पेशल पावर नहीं थी शासन करने की, और वो अपने आप में पूरी तरह से बटे हुए थे। राजनीतिक कारणों के अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि जो 1857 का रिवोल्ट था वो पूरी तरह से इंडियन पॉलिटिक्स को डिस्ट्रॉय करने के स्टेप से बचाने के लिए किया जा रहा था। रॉयल फैमिलीज़ अपने स्पेशल पावर्स को बचाने के लिए एकजुट हुई थीं, और जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल रीज़न था वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत कर रहा था कि भारत में कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। भारत का जो भी पॉलिटिकल स्टेटस था वो पूरी तरह से पिछड़ा हुआ था, और पूरी तरह से उसका जो बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड अपने आप में जो न्यू सिस्टम था उस न्यू सिस्टम के बिल्कुल विपरीत था। तो जो 1857 का रिवोल्ट हुआ, उस रिवोल्ट में जो सबसे मुख्य रूप से जो पॉलिटिकल रीज़न था वो पॉलिटिकल रीज़न था राजा अपनी शक्तियां बचाना चाहते थे, क्वींस अपनी शक्तियां बचाना चाहती थीं, और कहीं ना कहीं उन्हें पुरानी व्यवस्था को बचाए रखने में अपना हित समझ में आ रहा था। दूसरा कारण है प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। 1857 का जो प्रशासनिक कारण था वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो 1857 की क्रांति का प्रशासनिक कारण था वो कहीं ना कहीं व्यवस्था परिवर्तन की ओर पूरी तरह से संकेत करता था। जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो पुराना एडमिनिस्ट्रेशन बचाए रखना चाहते थे, और जो ब्रिटिश थे वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन को लॉन्च करना चाहते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो कहीं ना कहीं वीक हो गई थी, और इसी वीकनेस को अंग्रेज़ों ने कैश करने की कोशिश की, और जब उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंडिया में लागू करने का प्रयास किया तो वो अपने आप में एक पूरी तरह से नॉन एक्सेप्टेबल सीक्वेंस बनता गया, जो अपने आप में इंडिया के जो रॉयल फैमिलीज थी उनके लिए नॉन एक्सेप्टेबल था। इसके अलावा जो
प्रशासनिक कारण थे, उसमें सबसे बड़ा प्रशासनिक कारण क्या था कि जो इंडियंस थे, अंग्रेज़ों ने उनको छोटे पदों पर नियुक्त किया था। सूबेदार के पद से ऊपर किसी भी पोस्ट पर उनकी नियुक्ति नहीं होती थी। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने जो भूतपूर्व राजा थे, फॉर्मर किंग्स थे, और उनके जो एडॉप्टेड सन्स थे, जो एडॉप्टेड उनके रिलेटिव्स थे, उनको दी जाने वाली पेंशन और राजा के पद को बिल्कुल समाप्त करने का निर्णय ले लिया, जिसके कारण 1857 का जो ये रिवोल्ट था वो अपने आप में कहीं ना कहीं एग्रेसिव रूप में सामने आया। इसके अलावा जो एडॉप्टिंग सिस्टम था इंडिया का, जिसमें राजा जो कि निसंतान होते थे, उन निसंतान राजाओं को बच्चे गोद लेने का जो अधिकार था वो रॉयल फैमिलीज ने उनसे छीन लिया था। यानी अंग्रेज़ों ने उनसे वो मैटर छीन लिया था, इसीलिए वो अग्रेसिव हो गए और उन्होंने अपने विशेषाधिकार में इसका हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया और रिवोल्ट के रूप में ये धारणा सामने आई। इसके बाद आते हैं आर्थिक कारण में। आर्थिक कारण जो 1857 के इकोनॉमिकल रीजंस थे, वो रीज़न अपने आप में स्पेसिफिक रीज़न है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत में पूरी तरह से धन उगाही, या यूँ कह लें कि इंडियन रिसोर्सेस को पूरी तरह से निचोड़ना शुरू कर दिया और अपने बेनिफिट्स के लिए उन्होंने बेतहाशा लगान वृद्धि की, जिसके कारण ये पूरा सिस्टम अपने आप में रिवोल्टेबल हो गया। लोगों ने जगह जगह अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किए और ये विद्रोह अपने आप में एक बड़े विद्रोह का सूचक बन गया, जो कि 1857 में उभर करके सामने आया। अंग्रेज़ों ने लगान में बेतहाशा वृद्धि की, टैक्सेस लगाए, और इसके अलावा जो अंग्रेज़ों की इकोनॉमिकल मोनोपोली थी, अंग्रेज़ों ने उस इकोनॉमिकल मोनोपोली को बढ़ावा दिया, जिसके कारण 1857 का रिवोल्ट हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं धार्मिक कारण की, तो अंग्रेज़ों ने 1857 के रिवोल्ट की पृष्ठभूमि में कुछ ऐसे धार्मिक कार्य किए जो कि अपने आप में भारतीयों के लिए नॉन एक्सेप्टेबल थे, भारतीयों के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य थे। जैसे अंग्रेज़ों ने भारत की सामाजिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। सामाजिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास कैसे किया? सामाजिक व्यवस्था भारत में प्राचीन काल से ही वर्ण व्यवस्था के आधार पर आधारित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अंग्रेज़ों ने इस चातुर्वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने का प्रयास किया और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग थे उनको प्रमोट करना शुरू किया, जिसके कारण जो भारतीय समाज था वो अपने आप में अंग्रेज़ों से रुष्ट हो गया। इसके साथ साथ अंग्रेज़ों ने भारत में प्रचलित अनेक प्रकार की प्रथाओं पर भी कुठाराघात किया। जैसे सती सिस्टम 1829 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में सती सिस्टम को रोकने के लिए एक कानून लाया गया, जिसे सती सिस्टम डिसॉल्वेशन एक्ट 1829 के नाम से जाना जाता है। सती सिस्टम या सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय अकेले अंग्रेज़ों को नहीं जाता है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि सती सिस्टम को समाप्त करने का श्रेय अंग्रेज़ों के साथ साथ कुछ बुद्धिजीवी भारतीयों को भी जाता है, जिसमें राजा राम मोहन राय सबसे प्रमुख
समाज सुधारक के रूप में सामने आते हैं। राजा राम मोहन राय ने जब 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया तो राजा राम मोहन राय ने इस सिस्टम का पूरी तरह से स्वागत किया और उन्होंने इस सिस्टम को भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप बताया और ये आशा की कि इस सिस्टम के समाप्त होने के बाद भारत में स्त्रियों की दशा में सुधार होगा और स्त्रियां लंबे जीवन की आशा कर सकेंगी। इसी के साथ साथ अंग्रेज़ों ने बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया जिसमें छोटी छोटी बच्चियों की शादी बड़े उम्र के व्यक्तियों से करने पर पाबंदी लगा दी गई और साथ ही साथ शारदा एक्ट लाया गया जिसमें विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई और यह भी निर्धारित किया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक विवाह नहीं करेगा। इस तरह से जो सामाजिक रीति रिवाज थे उन सामाजिक रीति रिवाजों को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने जो एक्ट पारित किए वो भारतीय समुदाय के लिए बिल्कुल असहनीय थे क्योंकि उनकी नज़र में अंग्रेज़ उनके सामाजिक और धार्मिक परिक्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे थे, धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे और ये हस्तक्षेप भारतीयों से असहज प्रवृत्ति की ओर उनको उन्मुख कर रहा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सामाजिक कारण थे या जो धार्मिक कारण थे वो अपने आप में एक रीजनेबल कारण थे 1857 के रिवोल्ट के जनरेट होने के। यानी जो धार्मिक कारणों में हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत में प्रचलित धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया, ऐसे रीति रिवाज जो मानवता के विरुद्ध थे, ऐसे रीति रिवाज जिनसे मानव जीवन संकट में पड़ता था, ऐसे रीति रिवाज जो मानवता के नाम पर कलंक कहलाते थे। ऐसे रीति रिवाजों को जब बंद करने का अंग्रेज़ों ने बीड़ा उठाया तब अंग्रेज़ों के इस कदम का भारतीयों ने विरोध किया जिसे अंग्रेज़ों ने बलपूर्वक दबाने की कोशिश की और भारतीयों और अंग्रेज़ों का यही विरोध 1857 के रिवोल्ट के रूप में सामने आता है। अब बात करते हैं सैनिक कारणों की या मिलिट्री रीजंस की। भारत में जो 1857 का रिवोल्ट हुआ वो अपने आप में सैनिक कारणों के कारण भी हुआ था। उसके पीछे सैनिक कारण भी उत्तरदायी थे। सैनिक कारण क्यों उत्तरदायी थे? क्योंकि जो अंग्रेज सैनिक थे वो अपने आप को भारतीयों से उच्च समझते थे, वो अपने आप को इंडियंस से सुपीरियर समझते थे और भारतीयों को दोयम दर्जे का सैनिक या उच्च भाड़े वाले सैनिकों की संज्ञा दी जाती थी। अंग्रेज़ों की जो मंशा थी वो थी भारतीयों को मिलिट्री पावर्स के रूप में ट्रेंड करना, लेकिन मिलिट्री पावर्स को एकाएक वो भारतीयों पर लादना नहीं चाहते थे। उनका तरीका था कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंडियंस को मिलिट्री पावर के अकॉर्डिंग ढाला जाए, लेकिन भारतीयों को वो अधिक से अधिक सूबेदार स्तर पर ही ले जा कर के रोक देते थे। उसके ऊपर की पोस्ट उनको नहीं मिलती थी, जिसके कारण भारतीय सैनिकों में असंतोष था। इसके अलावा भारतीय सैनिकों का वेतन अंग्रेज सैनिकों से कम होता था। यानी अंग्रेज सैनिक काम भी कम करते थे और वेतन भी ज़्यादा उठाते थे। इसके विपरीत जो भारतीय सैनिक थे वो काम अधिक करते थे, लेकिन उनको वेतन अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में कम मिलता था। उनकी सैलरी जो थी वो ब्रिटिश सोल्जर की तुलना में काफ़ी कम हुआ करती थी और रिस्क बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और इस तरह से भारतीयों में एक हीन भावना घर कर गई कि अंग्रेज़ उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं और भेदभाव की ये जो विचारधारा थी वो समय बदलने के साथ साथ और गहरी होती गई
और उसने काफ़ी हद तक सैनिकों के अंदर एक असंतोष को जन्म दिया। साथ ही साथ जो ब्रिटिश सैनिक थे वो अपने आप को इंडियंस का मास्टर कहने लगे थे और अंग्रेज़ों की यही बात भारतीयों के मन में कांटे की तरह चुभती थी, जिसके कारण भारतीय सैनिकों में अंग्रेज़ों के लिए असंतोष था, जो 1857 के रिवोल्ट के रूप में हमें सामने देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं पांचवें और लास्ट रीज़न की तरफ, जो कि तात्कालिक रीज़न था या करंट रीज़न ऑफ दैट टाइम था। जो 1857 के रिवोल्ट का तात्कालिक कारण था, वो कारण कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार था 1857 के रिवोल्ट का। अब वो कारण क्या था? वो कारण ये था कि अंग्रेज़ों ने एक नई प्रकार की राइफल इन्वेंट की और पहले से प्रचलित ब्राउन बैस नाम की राइफल से उसको चेंज कर दिया। ब्राउन बैस के स्थान पर रॉयल इनफील्ड नाम की राइफल आई और उसे खोलने और उसमें कारतूस डालने से पहले कारतूस को अपने दांतों से खोलना पड़ता था और ऐसा कहा जाता है कि उस कारतूस के ऊपरी हिस्से पर गाय और सूअर की चर्बी का एक खोल चढ़ा होता था। उस खोल को खोले बगैर कारतूस को बंदूक में नहीं डाला जा सकता था, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों में आक्रोश व्याप्त हुआ, क्योंकि मुस्लिम सूअर को अपवित्र मानते थे और हिंदू गाय को पवित्र मानते थे। इस प्रकार मुस्लिम और हिंदू दोनों धार्मिक रीजन या दोनों धार्मिक कारणों से इस राइफल की कारतूस के प्रयोग के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने तत्काल इसका विरोध किया। यहाँ तक कि मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने, जो कि बैरकपुर छावनी का सिपाही था, उसने 1857 में 29 मार्च के दिन अपने ही अंग्रेज़ अफसर को गोली से उड़ा दिया, सिर्फ इस बात के लिए कि वो उन्हें कारतूस का प्रयोग करने के लिए दबाव डाल रहे थे और मंगल पांडे इसके लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए मंगल पांडे ने अपने अधिकारी को 29 मार्च को गोली से उड़ा दिया गया। मंगल पांडे को हिरासत में ले लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद 10 मई 1857 को सैनिकों ने इस राइफल के प्रयोग और इस कारतूस के प्रयोग का विरोध करते हुए पूरी तरह से विद्रोह कर दिया और 11 मई 1857 को दिल्ली की ओर कूच किया और 12 मई 1857 को अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता डिक्लेयर कर दिया और क्रांति की शुरुआत हुई। इस तरह से जो तात्कालिक कारण था उसने इस क्रांति के महाविस्फोट में अग्नि की भूमिका अदा की और इस तरह से क्रांति का महाविस्फोट हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1857 के क्रांति के राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण, ये प्रमुख 6 कारण हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।